Hi everyone, welcome back to our YouTube channel Study Band. जैसे कि आप जानते हैं हमने लास्ट लेक्चर में करे थे एमसीक्यूज ऑन द टॉपिक बजटरी कंट्रोल। आई होप आप सबको वो अच्छे से क्लियर भी हो गए और आप सबने वो वीडियो देखा भी होगा। अगर नहीं देखा है या फिर कोई चैनल पे न्यू है देन आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस एमसीक्यूज ऑन द टॉपिक टैक्सेशन। तो ऐसा है कि आपको ये सारे टॉपिक्स पहले से ही रिवाइज होने चाहिए, तभी आप आंसर्स इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। एंड यस, अब स्टार्ट करने से पहले आई विल टेल यू कि आप मुझे इन दी एंड अपना स्कोर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं भी जान सकूं कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अमंग द फॉलोइंग विच इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। ऑप्शन ए इनकम टैक्स, ऑप्शन बी कॉर्पोरेट टैक्स, ऑप्शन सी जीएसटी और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो मैंने आपको ये बताया था कि गवर्नमेंट के लिए प्राइमरी सोर्स होता है टैक्स। और भी कई सारे सोर्सेज हैं उनके पास इनकम अर्न करने के लिए, या वी कैन से रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, बट द प्राइमरी एंड द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सोर्स इज टैक्स। और हमारे पास कई तरह के टैक्स होते हैं, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी, कस्टम, कई सारे मैंने आपको बताए थे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनकम टैक्स एक्ट 1961 केम इनटू फोर्स ऑन, नाउ दिस इज फैक्चुअल क्वेश्चन, आपको डायरेक्टली ये याद होना चाहिए कि जो इनकम टैक्स एक्ट था इट एक्चुअली केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1962। देयरफॉर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे तो हम कहते हैं कि इनकम टैक्स का एक्ट है 1961, बट इन रियलिटी इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1962। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वन। अमंग द फॉलोइंग टैक्सेस विच टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। ऑप्शन ए कस्टम ड्यूटी, ऑप्शन बी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन सी इनकम टैक्स और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। नाउ आई होप आप सब पहले वीडियो को पॉज कर रहे होंगे, खुद ही आंसर देने की ट्राई कर रहे होंगे, देन मेरे साथ मैच कर रहे होंगे, क्योंकि ऐसे कोई भी फायदा नहीं होगा कि डायरेक्टली मैं आपको आंसर बता दूंगी और आप उसको बस नोट डाउन कर लेंगे। एग्जाम में आपके लिए वो हेल्पफुल नहीं रहेगा, बेटर है कि आप खुद ही ट्राई करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्रोग्रेसिव का मतलब। तो मैंने आपको समझाया था ये, जब मैंने आपको बताया था दैट वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स। ये होते हैं हमारे पास डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के लिए मैंने आपको क्या बताया था, दैट इट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। डायरेक्ट टैक्स जो होता है ये प्रोग्रेसिव होता है बाय नेचर, और इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल क्या रहती है डायरेक्ट टैक्स की, दैट इज इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स के लिए मैंने आपको बताया था दैट इट इज रिग्रेसिव इन नेचर। इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं इट इज मोस्टली चार्ज्ड ऑन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, और वी कैन से गुड्स एंड सर्विसेज। बट जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ये हमेशा पर्सन की इनकम पे चार्ज होते हैं, और इसीलिए हमारे पास बेस्ट एग्जांपल भी क्या होती है, इनकम टैक्स। अदरवाइज हमारे पास कई सारे और डायरेक्ट टैक्सेस हैं, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, बट दैट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर सिलेबस। मेन था इनकम टैक्स, और इसको हमने काफ़ी डिटेल में समझा भी है। अगर किसी ने नहीं देखे हैं इसके ऊपर लेक्चर्स, देन आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, आपको क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा टैक्स है प्रोग्रेसिव इन नेचर, और प्रोग्रेसिव इन नेचर के लिए मैंने आपको समझाया था कि होता क्या है, जैसे जैसे पर्सन की इनकम इंक्रीज करती है साथ ही साथ उसका टैक्स भी इंक्रीज करता है। जितनी इनकम होगी उतना ही ज़्यादा उसको टैक्स पे करना होगा। बट इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है रिग्रेसिव इन नेचर। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताई थी, चाहे रिच पर्सन जाए कोई भी कुछ सामान खरीदने, लाइक मिल्क का पैकेट खरीदने जाते हैं, रिच खरीदने जाएगा या पुअर खरीदने जाए, दोनों पर्सन को सेम रेट चार्ज होगा और उनको उस पर सेम रेट ऑफ टैक्स ही देना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली अब हमें पता है कि इसका प्राइस सेम है तो टैक्स रेट भी सेम लगेगा। बट हेयर डायरेक्ट टैक्स के केस में क्या है कि जितनी ज़्यादा इनकम होगी उसी के हिसाब से टैक्स रेट भी बढ़ता जाएगा, बट दिस इज़ नॉट इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। अब आप क्वेश्चन देखेंगे अगर ध्यान से, तो हमारा क्या था, सबसे पहला ऑप्शन है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी का नेचर क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स, ये मैंने आपको बताया था। और कस्टम ड्यूटी होती क्या है, विच इज़ पेड ऑन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। जब आप इंपोर्ट करते हैं कोई गुड्स इनसाइड इंडिया लेके आते हैं, तब हमें कस्टम ड्यूटी चार्ज होती है, कस्टम ड्यूटी वाला टैक्स पे करना पड़ता है, और वो इनडायरेक्ट नेचर का होता है। या फिर कोई गुड्स अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं आउटसाइड द इंडिया, तब भी हमें कौन सा टैक्स पे करना है, कस्टम ड्यूटी, और वो क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट है मीन्स ये रिग्रेसिव होगा, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, प्रोग्रेसिव का पूछा था। और फिर उसके बाद गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इट इज़ ऑल्सो इनडायरेक्ट बाय
नेचर, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स ही होता है। देन हमारे पास बचा क्या, ऑप्शन सी इनकम टैक्स। यही बेस्ट ऑप्शन रहती है डायरेक्ट टैक्स के लिए भी, और हमें पता है कि डायरेक्ट टैक्स जो होता है इट इज़ प्रोग्रेसिव इन नेचर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एडमिनिस्टर्स द वर्किंग ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस की एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? सो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर रहेगा दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। इसको हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं CBIT। तो मे बी आपको एब्रीविएशन पूछ ले तो आपको फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए। ओके, नाउ अब आप सबके लिए होमवर्क है, जिन्होंने रिवीजन कर रखा होगा उनको पता होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अब जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है। लाइक जैसे हमने देखा अभी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस के तो है CBIT, वैसे ही कौन सी अथॉरिटी है जो डायरेक्ट टैक्सेस को एडमिनिस्टर करती है, दैट यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु पेज टैक्स अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स इज टर्म्ड एज। अब ऐसा पर्सन जो टैक्स पे करता है, सारे जो भी प्रोविजंस आते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर उसके अकॉर्डिंग, या इन शॉर्ट हम बोले सिंपल, जो भी पर्सन टैक्स पे कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट पर्सन इज नोन एज एसएससी। अब हो सकता है कुछ आप जल्दी से इंडिविजुअल कराएं या टैक्स पेयर कराएं, यस टैक्स पेयर तो उसको बोलेंगे, बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या रहेगा? एसएससी, क्योंकि एसएससी ही को ही हम बोलते हैं कि एसएससी एक पर्सन है, और पर्सन में ये सारे आ जाते हैं, चाहे इंडिविजुअल हो, टैक्स पेयर हो, कंपनी हो। बट जब सिंपल एक बात की जाए कि वो पर्सन को हम क्या एक टर्म में डिफाइन करेंगे कि जो टैक्स पे कर रहा है, दैट विल बी टर्म्ड एज एसएससी, क्योंकि एसएससी हुआ वो पर्सन जिसकी इनकम एसेस होगी और उसके ऊपर टैक्स लगेगा। ओके, तो इसका आंसर था ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट वन। एंड यस, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है साथ में वीडियो को लाइक करना मत भूलना। जैसे कि मैं आपको कहती हूँ मुझे मोटिवेशन आता है और मुझे होता है कि मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आऊँ। ऐसे भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको क्वालिटी कंटेंट दो और जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, बट स्टिल आई वांट कि आप वीडियो को लाइक कर दिया करें। कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आपका, एंड जितना हो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। ओके, चलिए, एसएससी हु फेल्स टू पे द टैक्सेस ऑन टाइम इज नोन एज। ऐसा एसएससी जो अपने टैक्सेस को टाइम पे करने से फेल हो जाता है, मींस टाइमली पेमेंट नहीं करता अपने टैक्स की, उसमें पेमेंट करने में कुछ भी गलती कर देता है, या वी कैन से डिफॉल्ट कर देता है, दैट एसएससी इज नोन एज एसएससी इन डिफॉल्ट। अब एसएससी कोई भी पर्सन हो सकता है। ओके, और पर्सन्स की कैटेगरी में क्या आ जाते हैं एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, वो भी मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझाया था। लाइक इंडिविजुअल हो गया, कंपनी हो गया, HUF हो गया, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, डिटेल में हमने ऑलरेडी समझ रखे हैं। ठीक है, एसएससी तो हम सिंपल बोलेंगे कि वो एक पर्सन है, और वो पर्सन जो अपने टैक्सेस को टाइम पे नहीं करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एसएससी इन डिफ़ॉल्ट। एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताए थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसएससी थे। एक था नॉर्मल एसएससी, जो एसएससी की सिंपल टर्म होती है ना कि एसएससी वो पर्सन है जो अपने टैक्सेस पे करता है, तो दैट इज़ नॉर्मल एसएससी। टॉकिंग अबाउट द डीम्ड एसएससी, डीम्ड एसएससी क्या होते हैं? जो टैक्सेस खुद के तो पे करते हैं, खुद की इनकम पे टैक्स तो देते हैं, बट साथ ही साथ किसी और पर्सन के लिए भी टैक्स देते हैं, जिनके लिए वो क्या होते हैं? उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इसीलिए उसको हम रिप्रेजेंटेटिव एसएससी भी कहते हैं। लाइक कोई आपका गार्डियन है, कोई माइनर है, मे बी वो इतना टैलेंटेड है, तो ही और शी हैज़ स्टार्टेड अर्निंग एट अ वेरी अर्ली एज, तो उनके बिहाफ पे टैक्स कौन पे करेगा? उनका गार्डियन। तो गार्डियन इस केस में क्या हो जाएंगे उनके लिए? रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, और वी कैन से डीम्ड एसएससी। बाकी अगर डाउट लग रहा है कुछ भी तो यही है कि आप एक बार लेक्चर देख लें, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप उसको जल्दी से स्पीड 2x पे करके देख लें चाहे, ताकि आपको दोबारा से रिवीजन हो जाए और कॉन्सेप्ट की और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए। देन अभी हमारा जो MCQ था वो इस पे था, एसएससी इन डिफ़ॉल्ट, वो पर्सन हु हैज़ फेल्ड टू पे द टैक्सेस ऑन टाइम। क्लियर है? चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एज पर द सेक्शन 231 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ अ पर्सन। अब इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 है, आपको ये लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये देखें यहाँ पे कि पर्सन की डेफिनेशन में कौन इंक्लूड नहीं होगा। तो आपको याद हो हमने पढ़ा था कि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग 7 पर्सन्स होते हैं टोटल। एक हमने पढ़ा था अबाउट दी, एक तो हम इंडिविजुअल को मानते हैं पर्सन, देन कंपनी, देन थर्ड वन HUF, देन आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, देन AOP, that is Association of Persons, और BOI, Body of Individuals. Then हमने पढ़ा था Local Authority, and at last
फॉर्म। ये 7 पर्सन्स हैं इन द आइज ऑफ इनकम टैक्स। इनके अलावा और भी कोई वो पर्सन नहीं मानते हैं, दैट इज माइनर ऐसे इन जनरल तो पर्सन ही है, बट इनकम टैक्स की डेफिनेशन में जो पर्सन्स को इंक्लूड किया गया है वो ये 7 है। ओके, तो माइनर उसमें इंक्लूड नहीं होता। और आपको क्वेश्चन में भी क्या पूछा था, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ पर्सन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर टू एवरीबडी। चलिए नेक्स्ट, फाइनेंस बिल बिकम्स द फाइनेंस एक्ट व्हेन इट इज पास्ड बाय। अब फाइनेंस बिल फाइनेंस एक्ट कब बनता है? अब आपको पता है कि जो हमारी पार्लियामेंट होती है वो 3 चीज़ों को मिला के बनती है, दैट इज लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। कोई भी चीज़ पहले पास होती है वो इन द फॉर्म ऑफ बिल पास होती है, जिसको पास करेगा लोकसभा भी और राज्यसभा भी। देन एट लास्ट जब प्रेसिडेंट भी उस पर अपनी असेंट दे देता है, मीन्स उस पर अपने सिग्नेचर कर देता है, देन उसके बाद वो बिल जो होता है दैट बिकम्स द एक्ट। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा एंड साइंड बाय द प्रेसिडेंट। ये तीनों चीज़ें जब एक साथ हो जाएंगी इकट्ठे, अप्रूवल मिल जाएगा सबका, मेन तो यही है कि प्रेसिडेंट की असेंट मिलेगी, तभी वो क्या बन जाएगा, एक एक्ट। देयरफॉर आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961 अप्लाइज टू। ऑप्शन ए होल ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग जे.एंड.के, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी जे.एंड.के। तो जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, पूरी इंडिया पे ये एक्ट लागू होता है। देयरफॉर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन, एवरी एसएससी इज अ पर्सन एंड एवरी पर्सन। ऑप्शन ए इज ऑल्सो एन एसएससी, ऑप्शन बी need not be an SSC, ऑप्शन सी can never be an SSC और ऑप्शन डी any of these। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से सुनना। अभी मैंने आपको क्या बताया, एसएससी की डेफिनेशन क्या बताई, एसएससी वो पर्सन है, एसएससी इज दैट पर्सन हु पेज द टैक्स। तो एसएससी एक पर्सन है, ये हमें कंफर्म हो गया। तो हर एक एसएससी जो होगा वो पर्सन होगा। अब वो कह रहे हैं कि क्या हर एक पर्सन एसएससी होगा, तो इट विल डिपेंड ना कि क्या वो पर्सन टैक्स पे करता है या नहीं करता है। तो एसएससी तो है जो टैक्स पे करेगा, ठीक है, बट ज़रूरी नहीं कि हर एक पर्सन टैक्स पे कर रहा है, दैट विल डिपेंड। तो हमेशा हम ये नहीं कहेंगे कि एवरी एसएससी इज अ पर्सन एंड एवरी पर्सन इज ऑल्सो एन एसएससी, नो दैट विल बी रॉन्ग। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, एवरी एसएससी इज अ पर्सन एंड एवरी पर्सन नीड नॉट बी एन एसएससी। ज़रूरी नहीं है कि वो भी एसएससी हो, क्योंकि पर्सन कुछ होंगे जो टैक्स पे करते होंगे, कुछ है उनकी इनकम इतनी है ही नहीं है तो वो टैक्स क्यों पे करें। ओके, चलिए बाकी यही है कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। एंड यस, हमारे 2 टेलीग्राम ग्रुप हैं, एक है स्टडी बैंड के नाम से, एक है स्टडी बैंड डिस्कशन ग्रुप के नाम से। स्टडी बैंड वाले ग्रुप में आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी, जो भी लिंक्स होंगे वीडियोस के वो दिख जाएंगे। एंड स्टडी बैंड डिस्कशन ग्रुप में आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी डाउट है आप उसमें फ्रीली मुझे पूछ सकते हैं, दैट इज़ ओपन फॉर ऑल। डू जॉइन दैट एंड यू कैन आस्क वट एवर यू वॉन्ट टू। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सी इज अ डॉटर ऑफ ए एंड सिंस सी इज अ माइनर हेंस टैक्स ऑन सीज इनकम इज पेड बाय ए। इन द गिवन सिनेरियो ए इज, नाउ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको, ध्यान से देखिएगा। सी जो है वो डॉटर है ए की, और साथ में ये भी कह दिया कि क्योंकि जो सी है वो माइनर है, और माइनर आपको पता है वो खुद टैक्स नहीं पे करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ देमसेल्व्स, उनके बिहाफ पे कौन पे करता है, उनके लीगल गार्डियन, जिनको हम क्या कहते हैं, उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, या वी कैन से रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। ओके, अब सी की इनकम पे टैक्स फिर कौन पे कर रहा है, इसीलिए ए कर रहा है, तो वही पूछ रहे हैं कि ए कौन होगा। तो इट्स आंसर इज क्लियर, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, या वी कैन से उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, और इसका ही दूसरा नाम क्या होता है, डीम्ड एसएससी। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इसको समझा था। तो ये आपको केस स्टडी के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑल द साइड्स, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए हमें अपनी तरफ से फुली प्रिपेयर रहना है। ओके, चलिए नेक्स्ट वन, मेंबर्स ऑफ HUF आर नोन एज, HUF तो हमें पहले पता है दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसमें होता क्या है, सारे फैमिली के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो एक साथ अपना बिजनेस खोल लेते हैं, जिसके लिए वो कुछ अर्न भी करेंगे और साथ में मिलके काम करते हैं। ओके, तो HUF के मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं, दैट आर टर्म्ड एज को पार्टनर्स, को PARCENERS। क्लियर टू एवरीबडी। चलिए अब इसके लिए भी आपके पास एक होमवर्क है। अब आप मुझे बताएंगे कि HUF का जो मेन हेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उनके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं, व्हाट इज़ दैट कॉल्ड, वो आप मुझे बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन।
चलिए नेक्स्ट वन, पर्सन्स हु कंबाइन टुगेदर फॉर कैरिंग आउट अ बिजनेस फॉर अ कॉमन पर्पस। अब ऐसे पर्सन्स जो एक साथ मिल जाते हैं बिजनेस चलाने के लिए एक कॉमन पर्पस के साथ, उसको क्या कहेंगे? एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, ऑप्शन बी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ऑप्शन सी बॉडी ऑफ पर्सन्स और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। उन्होंने पूछा है पर्सन्स के बारे में। इतना तो हमें पता है कि पर्सन की डेफिनेशन में हमने बॉडी ऑफ पर्सन्स तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं, तो ये आंसर तो नहीं होगा। इट कैन बी इधर एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो मैंने आपको बताया था जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स होती हैं दैट इज AOP, ये होते हैं जो इकट्ठे ज्वाइन कर लेते हैं, साथ में काम करते हैं फॉर अ कॉमन पर्पस। इनका एक स्पेसिफिक गोल होता है, उसी के अकॉर्डिंग अपना बिजनेस चलाते हैं। जो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं इसमें भी क्या होता है, इसमें इंडिविजुअल्स, अब जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है ना उसमें HUF भी आ सकते हैं। पर्सन्स आ गया ना टर्म, तो कुछ भी हो सकता है, इंडिविजुअल HUF। बट जहाँ पे बात की बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल होते हैं, और जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके अपने अपने डिफरेंट पर्पस होते हैं, कॉमन पर्पस नहीं होता। बट यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा था कि ऐसा बिजनेस जिनका कॉमन पर्पस हो, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दैट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। First previous year in case of a firm newly set up on 31st March 2019 would be। Now the question is asking कोई firm है जो newly set up है, कब set up हुई? अभी newly established हुई है on 31st March 2019 को। तो उसके लिए पूछ रहे हैं कि उसके लिए पहला previous year क्या होगा। तो मैंने आपको ये समझाया था कि इनकम टैक्स वाले जो होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से दो ईयर्स होते हैं। एक होता है प्रीवियस ईयर and another one is assessment year। ओके, प्रीवियस ईयर के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि ये मैंडेटरी नहीं है कि प्रीवियस ईयर हमेशा आपका 12 मंथ्स का ही हो। इट कैन बी इक्वल टू 12 मंथ्स और इट कैन बी लेस देन 12 मंथ्स। ओके, और असेसमेंट ईयर के लिए बताया था इट मस्ट बी ऑफ 12 मंथ्स। असेसमेंट ईयर हमेशा 12 मंथ्स का ही होना चाहिए, बट प्रीवियस ईयर का 12 मंथ्स की कंडीशन होना ज़रूरी नहीं है। आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? तो प्रीवियस ईयर का मैंने आपको बताया क्या था कि पहले प्रीवियस ईयर आप समझें कि होता क्या है। ये वो ईयर है जिसमें जो पर्सन होता है वो इनकम को अर्न करता है। ओके, और असेसमेंट ईयर बताया था जिसमें उस पर्सन की इनकम को असेस करा जाता है, मतलब इवैल्यूएट करा जाता है। तो जब मैंने आपको कहा कि जिस पीरियड में वो अर्न कर रहा है उसको हम प्रीवियस ईयर का नाम देंगे। यहाँ तक क्लियर है? और हमें ये पता है कि जो इनकम टैक्स वाले होते हैं वो कौन सा ईयर कंसिडर करते हैं? फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर को वो कंसिडर नहीं करते। दैट इज 1 Jan to 31 मार्च, वो फाइनेंशियल ईयर को कंसिडर करते हैं। और फाइनेंशियल ईयर हमें पता है वो कौन सा होता है, दैट इज फ्रॉम 1 April to 31 मार्च। अब ये ज़रूरी नहीं है ना कि कोई भी पर्सन है वो इनकम 1 अप्रैल से ही अर्न करना शुरू होए, कुछ भी हो सकता है। क्या पता वो ईयर के मिड में अर्न करना शुरू हो, तो उसका प्रीवियस ईयर 30 जून टू 31 मार्च भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर कैन बी लेस देन 12 मंथ्स। बट जो असेसमेंट ईयर है, असेसमेंट ईयर क्या होता है? विच इज़ आफ्टर दी प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के अगले 12 मंथ्स को हम असेसमेंट ईयर कहते हैं, या वी कैन से द फॉलोइंग ईयर ऑफ द प्रीवियस ईयर, जो नेक्स्ट ईयर होता है। तो उसका नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल। अब लेट्स से ये है हमारा 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, तो इसके लिए असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021। तो हमेशा असेसमेंट ईयर 12 मंथ्स का होना चाहिए। और असेसमेंट ईयर होता क्या है? जिस ईयर में पर्सन की इनकम को असेस करा जाता है। असेसमेंट ईयर में उसको टैक्स लगता है उसकी इनकम में, और प्रीवियस ईयर में पर्सन इनकम को अर्न करता है। और प्रीवियस ईयर के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा 12 मंथ्स का ही हो, वो लेस देन 12 मंथ्स भी हो सकता है। रीज़न बीइंग कि वो पर्सन ज़रूरी नहीं कि साल के शुरू में ही अर्न करना स्टार्ट हो जाए, मे बी इन द मिड ऑफ ईयर या किसी भी स्पेसिफिक डेट हो सकता है। लास्ट के 2 डेज में 28 मार्च को उसकी जॉब लगी हो, तो 28 मार्च से लेके 31 मार्च तक ही प्रीवियस ईयर होगा, ओनली फॉर 4 डेज। कितने भी टाइम हो सकता है प्रीवियस ईयर के लिए, बट असेसमेंट ईयर के लिए हमेशा 12 मंथ्स ही होगा। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन में हमें क्या बोला था कि प्रीवियस ईयर बताएं कब? जब उसने ज्वाइन करा है 31 मार्च 2019 को, तो साल तो खत्म ही हो गया। 31 मार्च 2019 को ही ज्वाइन करा, तो एक ईयर तो हमारा खत्म हो गया ना। तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्या माना जाएगा? 31 मार्च 2019 से 31 मार्च 2019 ही,
क्योंकि उसने ज्वाइन ही 31 मार्च को करा है, साल भी 31 मार्च को खत्म हो गया, देयरफॉर तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, फ्रॉम 31 मार्च 2019 टू 31 मार्च 2019। ओके, अगर बात करते हैं यहाँ पे कि इसके लिए प्रीवियस ईयर की जगह असेसमेंट ईयर क्या होता, तब हम क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर विल बी 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020। ये हमेशा 12 मंथ्स का होगा। और आपने यहाँ पे नोटिस करा जो प्रीवियस ईयर के बारे में पूछा था, दैट इज ओनली फॉर 1 डे, तो 12 मंथ से कम चलता है प्रीवियस ईयर, बट असेसमेंट ईयर के लिए इट शुड बी 12 मंथ्स। क्लियर? चलिए, Question 15 is asking all the assessees are required to follow. Option A, uniform previous year which must be calendar year only. Option B, uniform previous year which must be financial year only. Any period of 12 months as previous year. ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो हर एक असेसी को ये ज़रूरी है कि वो क्या फॉलो करे, सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर विच मस्ट बी फाइनेंशियल ईयर ओनली। हमें पता है कि इनकम टैक्स वाले सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ईयर को ही कंसिडर करते हैं, दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ऑप्शन ए क्यों नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला कि यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर ही हो, बट वो क्या हो, कैलेंडर ईयर हो। नो, हम जो इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो फाइनेंशियल ईयर को कंसिडर करते हैं, ना कि कैलेंडर ईयर को। फिर उन्होंने कहा एनी पीरियड ऑफ 12 मंथ्स एज प्रीवियस ईयर। अभी हमने देखा कि ज़रूरी नहीं कि 12 मंथ्स का ही पीरियड होना चाहिए, इट कैन बी लेस देन 12 मंथ्स। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर था हमारा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट वन, फॉर प्रीवियस ईयर 2018-19 द असेसमेंट ईयर इज। अब 2018-19 जो ईयर है उसके लिए असेसमेंट ईयर क्या होगा, 2018-19 अगर आपका प्रीवियस ईयर है तो उसका नेक्स्ट 12 मंथ्स का जो होगा वही उसका असेसमेंट ईयर होगा। दैट इज, मान लेते हैं ये क्या होगा हमारा 1 अप्रैल 2018, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर होता है, टू 31 मार्च 2019। तो असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1920, यहाँ पे कहाँ पे है, ऑप्शन ए में। क्लियर? काफ़ी इजी था अभी ये वाला। तो नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलीगल। ऑप्शन ए टैक्स अवॉइडेंस, ऑप्शन बी टैक्स इवेजन, ऑप्शन सी टैक्स पेमेंट और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। अब इनमें से ऐसे कौन सी टर्म है जो इलीगल मानी जाती है, तो मैंने आपको बताया था कि इनमें से इलीगल क्या होगा, टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन इज इलीगल टर्म इन द आइज ऑफ इनकम टैक्स। टैक्स इवेजन क्या होता है, आप ज़बरदस्ती अपनी इनकम को कम शो कर रहे हैं, कोई भी आप इलीगल मेजर लेते हैं, अपनी इनकम कम बताएं ताकि आप टैक्स कम पे करें। बट टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ लीगल टर्म। और लीगल क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो गवर्नमेंट ने हमें बेनिफिट्स दिए हैं कि आप कोई डिडक्शन ले सकते हैं कुछ, हम जेन्युइन डिडक्शंस क्लेम करके अपनी इनकम को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा टैक्स भी कम पड़े। पर टैक्स इवेजन में क्या करते हैं, हम इलीगल काम करते हैं, हम अपनी इनकम को जानबूझ के कम शो कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से टैक्स कम पेमेंट करते हैं, तो ये इलीगल होता है। तो यहाँ पे भी पूछा था इलीगल कौन सा, देन टॉकिंग अबाउट द ऑप्शन सी टैक्स पेमेंट। टैक्स पेमेंट कर रहे हैं, अच्छी बात है, इसमें लीगल इलीगल वाली कुछ बात ही नहीं रही, पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट तो कर रहे हैं, दिस इज अ जनरल टर्म। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट वन, मिस्टर ए स्टेड इन इंडिया फॉर 185 डेज इन द प्रीवियस ईयर। मिस्टर ए इज, अब मिस्टर ए हैं वो इंडिया में रहे फॉर 185 डेज। तो आपको मैंने टॉपिक समझाया था अबाउट दी रेजिडेंशियल स्टेटस। उसमें एक कंडीशन बताई थी कि अगर पर्सन को हमने देखना है कि वो रेजिडेंट है इंडिया का, तो उसके लिए पहली कंडीशन ये थी कि वो इंडिया में रहा होना चाहिए फॉर एटलीस्ट 182 डेज। 182 डेज के लिए वो इंडिया में होना चाहिए इन दी प्रीवियस ईयर, या फिर ये था कि उसको प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 60 डेज इंडिया में स्टे होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 60 डेज। और इसी के साथ ये कंडीशन थी कि लास्ट 4 ईयर्स, प्रीवियस ईयर के पिछले 4 ईयर्स में वो एटलीस्ट 365 डेज इंडिया में होना चाहिए। या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए एक साथ, या फिर ये 182 डेज वाली, इन दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम कंसिडर करते हैं दैट पर्सन इज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में बोला कि मिस्टर ए इंडिया में 185 डेज रहे हैं प्रीवियस ईयर में, हमें एटलीस्ट 182 तो चाहिए थे, दैट इज मोर देन 182। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिस्टर ए इज अ
रेजिडेंट। तो ये सारा आपको हमने रेजिडेंशियल स्टेटस में ऑलरेडी समझा रखा है। बाकी एक बार आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिवीजन हो जाएगा आपके लिए। देखिए, मैंने बताया था आपको बेसिक कंडीशंस अगर देखनी है पहले कि रेजिडेंट है या नहीं है। रेजिडेंट होने के लिए उसको इंडिया में स्टे होना चाहिए फॉर एटलीस्ट 182 डेज। 182 डेज से ज़्यादा या उसके बराबर। कब? प्रीवियस ईयर में। या तो ये कंडीशन हो जाए फर्स्ट वन फॉर बीइंग द रेजिडेंट, या फिर कंडीशन ये वाली सेटिस्फाई होनी चाहिए सेकंड, कि उसका स्टे हो इंडिया में एटलीस्ट 60 डेज़ के लिए प्रीवियस ईयर में, और साथ में ये भी हो कि उसका स्टे होना चाहिए 365 डेज़ के लिए एटलीस्ट ड्यूरिंग दी 4 फाइनेंशियल ईयर्स, प्रिसीडिंग दी 4 फाइनेंशियल ईयर्स। ओके, अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम बोलेंगे दैट पर्सन इज रेजिडेंट। इफ़ यस तो वो रेजिडेंट हो जाएगा, एंड इफ़ नो तो हम क्या बोल देंगे, दैट पर्सन इज नॉन रेजिडेंट। अब आगे फर्दर हमने देखा कि अगर वो पर्सन रेजिडेंट है, अब अगर पूछें आपको कि अब बताएं कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरी, तो उसके लिए फर्दर कंडीशंस होती हैं कि अगर वो पर्सन रेजिडेंट तो है, पर वो रेजिडेंट होना चाहिए एटलीस्ट 2 years आउट ऑफ द 10 years। लास्ट 10 सालों में वो एटलीस्ट 2 सालों के लिए तो रेजिडेंट होना चाहिए इमीडिएटली प्रिसीडिंग दी प्रीवियस ईयर। और साथ में ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो कि उसका इंडिया में स्टे है 730 डेज या उससे ज़्यादा ड्यूरिंग दी 7 years इमीडिएटली प्रिसीडिंग दी प्रीवियस ईयर। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा ऐसे सुनने में, बाकी अच्छे से मैंने आपको और डिटेल में इसको ऑलरेडी समझा रखा है, आप लेक्चर देख सकते हैं इसका। ओके, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना तो हम बोलेंगे दैट पर्सन इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और अगर सेटिस्फाई नहीं होती तो हम बोलते हैं दैट इज नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, या इन शॉर्ट हम बोलते हैं RNOR, और इसके लिए बोलते हैं ROR। और NRI के लिए तो पता है आपको शॉर्ट नॉन रेजिडेंट। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। मिस्टर ए इज सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हु इज अ लॉयर। मिस्टर ए एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है जो कौन है, लॉयर है। ओके, और इनकम अर्न्ड बाय हिम विल बी टैक्स्ड अंडर विच हेड ऑफ इनकम। क्वेश्चन पूछता है कि अब मिस्टर ए क्योंकि ये लॉयर है तो कुछ ना कुछ तो अर्न करते हैं ना, अब कह रहे हैं कि कौन से हेड ऑफ इनकम में इनको टैक्स लगेगा। तो आपको याद हो मैंने आपको बताए थे इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। फर्स्ट वन इज इनकम फ्रॉम सैलरी, देन इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, then income from business and profession, then income from house property, and at last income from other सोर्सेस। ओके, इनकम फ्रॉम सैलरी के लिए था, जो पर्सन सैलरी अर्न करता है तो वो चला जाएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। और कैपिटल गेन्स में है जो शेयर्स बोल लो बेचते हैं या फिर कोई भी अपना कैपिटल एसेट बेच रहे हैं लाइक लैंड हो गया, ये सब कहाँ पे आ जाती है हमारी कैपिटल गेन्स की इनकम में। देन टॉकिंग अबाउट द बिजनेस एंड प्रोफेशन, जिसका प्रोफेशन है वही सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है। लाइक यही क्वेश्चन में आंसर भी हमारा यही है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, क्योंकि पर्सन लॉयर है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसका अपना प्रोफेशन है, वो लॉ कर रहा था, उसने लॉयर बना हुआ है तो उसका अपना प्रोफेशन है ये चीज़, सो दैट विल बी टैक्स्ड अंडर दी हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। हाउस प्रॉपर्टी होगा, हाउस अगर लेट आउट पे हम देते हैं, किराए पे देते हैं, उससे जो इनकम आती है तो वो होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और अदर सोर्सेज में क्या आ जाते हैं, आपकी FDs हो गई, आपका सेविंग इंटरेस्ट हो गया, आपने कोई लॉटरी से कुछ अर्न करा है, आपकी विनिंग्स हो गई, तो बाकी सारे सोर्सेज जो यहाँ पे नहीं आएंगे सैलरी, कैपिटल गेन, बिजनेस, प्रोफेशन या हाउस प्रॉपर्टी में, वो कहाँ चले जाते हैं, इन दी हेड अदर सोर्सेज। तो यहाँ पे तो आंसर था हमारा ऑप्शन ए, दैट इज बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसको भी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पढ़े थे डिफरेंट हेड्स, दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी, वही बता दी सैलरी का पार्ट ही होते हैं पेंशन, तो पेंशन भी हम इसी के अंदर कंसिडर कर देते हैं। देन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अर्न बाय द SSC फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी, वही जो अपनी हाउस प्रॉपर्टी उसने लेट आउट कर रखी होगी, किराए पे दी होगी, उससे जो इनकम अर्न करेगा दैट विल बी अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। देन इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, दैट इज फ्रॉम द सेल ऑफ कैपिटल एसेट, वही होगा आपका लैंड हो गया, आपकी मशीनरी हो गई, प्लांट हो गया, बिल्डिंग हो गया, या शेयर्स भी जो होंगे, दैट इज ऑल्सो टर्म्ड एज कैपिटल एसेट इन द आइज ऑफ इनकम टैक्स। और वो भी कहाँ पे टैक्स करे जाता है, उनको पेमेंट कहाँ पे होती है टैक्स की, अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। देन इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, वो क्या हो गया, अर्नड बाय दी सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, वही डॉक्टर्स, LIC एजेंट्स, लॉयर्स वगैरह हो गए, ये सब इनका टैक्स कहाँ पे होता है, पे इन दी हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जो इनका कुछ प्रोफेशन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, ये सारे इसमें टैक्स देते हैं। देन टॉकिंग अबाउट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सारे सोर्सेज इन सबको छोड़ के, फर्स्ट 4 हेड्स को छोड़ के सारे अदर सोर्सेज में आ जाएंगे, दैट इज FD इंटरेस्ट, सेविंग इंटरेस्ट, लॉटरी इनकम, डिविडेंड इनकम। याद रखिए चीज़ मैंने आपको बताई थी, डिविडेंड इनकम होती है शेयर्स पे, ठीक है। तो ये नहीं सोचना कि शेयर्स पे होती है तो दैट शुड बी टैक्स्ड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, नो, सिर्फ शेयर्स बेचेंगे तो कैपिटल गेन्स पे, बट अगर शेयर्स पे जो डिविडेंड आ रहा है, जो डिविडेंड हम अर्न करेंगे उसकी इनकम को टैक्स लगता है अंडर द हेड अदर
सोर्सेज। क्लियर है? आई होप आपको दोबारा अच्छे से रिवीजन हो चुका होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Mr. A earned income by receiving dividend on shares. Such income will be taxed under the head. अभी मैंने आपको बताया जो डिविडेंड रिसीव करते हैं हम ऑन दी शेयर्स दैट इज टैक्स्ड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्योंकि देखो आप यहाँ पे कैपिटल गेन है, सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, अदर सोर्सेज का ऑप्शन ही नहीं था। ओके तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द स्लैब रेट्स ऑफ इनकम टैक्स। अब स्लैब रेट्स क्या होते हैं? ये वो रेट्स हैं जो हम इनकम पे, जो पर्सन इनकम अर्न करी होती है उस पर चार्ज करते हैं। लाइक अगर पर्सन की इनकम 1 लाख है उस पर कुछ रेट होगा, अगर इनकम उसकी एक्सीड कर गई 1 लाख से उस पर कुछ रेट होगा, अगर उसकी सपोज 1 लाख से ज़्यादा और 2 लाख से कम इस पे एक टैक्स रेट होगा, 2 लाख से ज़्यादा होगा उस पर कुछ रेट होगा। तो ये जो रेट्स हैं, एक स्लैब्स बन रही है ना, इस इनकम पे इतना टैक्स, उस पर इतना टैक्स, उस पर इतना टैक्स, ये होते हैं हमारे स्लैब रेट्स जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। इन केस ऑफ डिफरेंट पर्सनस लाइक जिसका लेस देन एज है 60 उसके लिए अलग स्लैब रेट्स हैं, ग्रेटर देन 60 to 80 अलग है, ग्रेटर देन 80 के अलग हैं। ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब उन्होंने बोला कि ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो स्लैब रेट्स के लिए ट्रू नहीं है। ठीक है, पहला देखते हैं। दे आर अप्लाइड ऑन द इनकम। यस, मैंने आपको बताया जितनी इनकम होगी उसके हिसाब से स्लैब रेट्स चार्ज होते रहेंगे, तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। देन सेकंड वन, स्लैब रेट्स ऑफ इनकम टैक्स कैन नेवर चेंज। कह रहे हैं कि जो इनकम टैक्स के स्लैब रेट्स हैं वो कभी चेंज नहीं होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, जैसे हर साल नया नया बजट आता है स्लैब रेट्स में भी चेंजेस आ सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिस इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग दी स्लैब रेट्स। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। थर्ड देख लेते हैं। दे आर ऑल्सो प्रेजेंटेड इन बजट। यस, जब बजट आता है फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू तो वो इसको बजट में भी प्रेजेंट किया जाता है स्लैब रेट्स को। ऑल आर करेक्ट तो होगा ही नहीं फिर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन बी। क्लियर? नेक्स्ट वन, दैट इज इंडिविजुअल्स बिटवीन द एज ऑफ 60 ईयर्स एंड 80 ईयर्स आर। अब ऐसे इंडिविजुअल्स जिनकी एज 60 ईयर्स से 80 ईयर्स के बीच में है उनको हम क्या कंसिडर करते हैं इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? दैट आर सीनियर सिटीजन्स। लेस देन 60 होते तो उनको हम बोलते हैं नॉर्मल सिटीजन्स हो गए, नॉर्मल इंडिविजुअल्स। टॉकिंग अबाउट ये 60 to 80 हो गया तो हम इनको क्या बोलते हैं? सीनियर सिटीजन्स। और जिनका ग्रेटर देन 80 एज होता है दैट आर टर्म्ड एज सुपर सीनियर सिटीजन्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द XYZ कंपनी इंपोर्ट्स गुड्स वर्थ ₹10 लाख फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। अगर XYZ कंपनी कुछ गुड्स इंपोर्ट करती है 10 लाख के इंडिया के बाहर से, तो एप्लीकेबल टैक्स क्या होगा? हमें पता है इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट पे क्या लगती है? कस्टम ड्यूटी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इनकम टैक्स नहीं होगा, दैट इज चार्ज ऑन द इनकम जो पर्सन अर्न करते हैं। और इनकम के डिफरेंट डिफरेंट 5 हेड्स मैंने अभी आपको बता दिए। देन टॉकिंग अबाउट द वैट, वैट तो अब इतना एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि इट हैज़ ऑलरेडी बीन सबस्यूम्ड बाय जीएसटी। जीएसटी में ही इनको एब्जॉर्ब कर लिया, ये टैक्सेस रिमूव हो चुके हैं, उसकी जगह जीएसटी आया है, तभी इनको हम बोलते हैं वन नेशन वन टैक्स। ओके, वैट वैसे होता क्या था? दैट इज चार्ज ऑन दी सेल्स। और सेल्स कौन सी होती थी? इंट्रा सेल्स विद इन दी स्टेट की बात होती थी, तब वहाँ पे चार्ज होता था वैट। और इंटर स्टेट सेल्स के लिए कौन सा चार्ज होता था? मैंने आपको बताया था CST, दैट इज सेंट्रल सेल्स टैक्स। और ये भी था हमारा इनडायरेक्ट टैक्स जो ऑलरेडी जीएसटी के थ्रू रिप्लेस हो चुका है। और वैट भी हमारा था इनडायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स आपको पता है दैट इज डायरेक्ट टैक्स, और कस्टम ड्यूटी भी क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स। तो एक ही क्वेश्चन से आपको कई कुछ वापस दोबारा रिवीजन करने को मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स केम इनटू फोर्स ऑन। अब डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्या होता है? सबसे पहले आपको अगर ये पता होगा कि क्या है तभी आप आंसर कर पाएंगे। तो मैंने आपको बताया था अनदर नेम ऑफ जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जिस डेस्टिनेशन पे सेल होगी, सप्लाई जहाँ पे होगी, वहीं पे वो टैक्स को लगाया जाएगा। ओके, तो इट केम इन फोर्स ऑन 1 जुलाई 2017। तो दिस इज फैक्चुअल क्वेश्चन, तो ये भी आप ऐसे याद रखेंगे। देन नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग जीएसटी रेट इज इनकरेक्ट। अब इनमें से कौन सा जीएसटी रेट इनकरेक्ट है? जीएसटी रेट्स तो आपको पहले पता होना चाहिए, दैट आर डिसाइडेड बाय द जीएसटी काउंसिल। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था। और ये जो जीएसटी काउंसिल जीएसटी रेट्स डिसाइड करते हैं, टिल नाउ इन्होंने स्पेसिफिक रेट्स ऑलरेडी मेंशन कर रखे हैं, दैट इज 0%, 5%, 12%, 18 एंड 28। मैक्सिमम अभी तक 28% ही है, इससे ज़्यादा भी कोई रेट नहीं आए हैं जो इंडिया में एप्लीकेबल हो। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? 0 भी है, हमने देखा 5 भी है, 17 नहीं है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, इनकरेक्ट है। और ऑप्शन डी भी ठीक ही है। उन्होंने पूछा था कौन सा इनकरेक्ट है, तो हमने तो देखा हमने यहाँ पे 17% कहीं पे भी रेट नहीं है। यही एप्लीकेबल रेट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। और आपको पता है हर एक रेट ये डिवाइड हो जाता है बिटवीन CGST और SGST।
GST इक्वली होता है। अगर 5% था 2.5% चला जाएगा CGST में, SGST में भी चला जाएगा 2.5%। पर अगर इसकी जगह होता IGST तो IGST फुल ही होता है। ओके, और IGST का कॉम्पोनेंट भी यही है कि फर्दर वो CGST और SGST में ही डिवाइड होगा। उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि कौन सा रेवेन्यू किसका कलेक्ट होकर किसके पास जाएगा, तो आप लेक्चर देख लेना, वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन, which one of the following taxes is applicable when the goods are supplied from Maharashtra to JNK? यहाँ पे एक साइड है महाराष्ट्र और एक साइड है JNK। अगर गुड्स सप्लाई हो रहे हैं महाराष्ट्र से JNK में तो उसके टाइम पे कौन सा टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा? तो महाराष्ट्र एक डिफरेंट स्टेट है, जम्मू एक डिफरेंट स्टेट है, तो ये क्या हो रही है, इंटर स्टेट सेल्स, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है, तो इंटर स्टेट है, तो दैट विल बी IGST लगेगा उस पर, दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, और ये CGST और SGST होते हैं, ये लगते हैं इंट्रा स्टेट सेल्स में, विद इन द स्टेट में एक ही टैक्स लगता है, वो बोलते हैं GST, और GST में ही दो आ जाते हैं, दैट इज CGST और SGST। और ये जो IGST होता है इसके भी मैंने आपको बताया फर्दर दो कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली तो मेंशन नहीं होता बट इसका भी तो पार्ट है ना, CGST और SGST में ये भी डिवाइडेड होता है, और CGST पार्ट ले जाता है सेंटर, ये इसका रेवेन्यू जाता है सेंटर के पास, और SGST पार्ट उसके पास जाएगा जिस स्टेट में सेल हुई होगी, लाइक इन दिस केस महाराष्ट्र से जम्मू में सेल हुई है तो SGST महाराष्ट्र नहीं लेके जाएगी, SGST किसके पास जाएगा, जम्मू के पास। ओके, ये वही रिस्पेक्टिव स्टेट कलेक्ट करेगी जहाँ पे सेल हुई होगी, दैट इज वाई हम इसको GST को क्या बोलते हैं, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। What does I in IGST stands for? अभी हमने देखा I stands for integrated, तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, इंटरनल, इंटरनेशनल या इंट्रा, इनमें से कोई भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, GST काउंसिल कंसिस्ट ऑफ टोटल डैश मेंबर्स। अब मैंने आपको बताया कि GST काउंसिल ये एक अथॉरिटी है जो क्या करती है, GST रेट्स डिसाइड करती है, GST की ड्यू डेट्स डिसाइड करती है कि क्या लास्ट डेट होगी GST पे करने की, GST की रिटर्न्स फाइल करने की, ये डिसाइड करती है कितनी पेनल्टी लगेगी। ओके, डिफरेंट डिफरेंट रेट्स जो होते हैं ये सारे काउंसिल डिसाइड करती है, ड्यू डेट्स डिसाइड करती है, पेनल्टी करती है, फिर देखती है एक्सटेंशन करनी है नहीं करनी, सारे जो उनके डिसीजंस होते हैं दैट आर टेकन बाय द GST काउंसिल। और ये जो काउंसिल होती है इसमें टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ टोटल 33 मेंबर्स, और 33 मेंबर्स में से मैंने आपको बताया था टोटल 33 हैं, उसमें से 2 मेंबर्स जो होते हैं दैट इज़ फ्रॉम दी सेंटर, ये सेंटर के होते हैं, और जो रिमेनिंग 31 मेंबर्स रह जाते हैं उसमें 28 होते हैं स्टेट से और 3 होते हैं यूटी से, दैट इज यूनियन टेरिटरीज। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सबस्यूम्ड बाय GST। मैंने आपको बताया GST के इंट्रोडक्शन से कई सारे टैक्सेस जो हैं सबस्यूम हो गए, या वी कैन से रिप्लेस हो गए, या हम बोल सकते हैं जिसको GST ने एब्जॉर्ब कर लिया, खत्म कर दिया। तो हमने देखा वैट को भी उसने सबस्यूम करा था, CST को भी, दैट इज सेंट्रल सेल्स टैक्स, और सर्विस टैक्स को भी। इनमें से एक बस ये जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स दैट आर, ये जो है प्रोडक्ट्स इनको सबस्यूम नहीं किया है अभी। ओके, देखो यहाँ पे मैंने आपको बताए थे टैक्सेस विच आर नॉट सबस्यूम्ड बाय GSTR, एक तो हो गए अल्कोहल पे जो लगता है, देन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, टोबैको और इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे 4 जो मेन हैं इनको GST ने अभी तक सबस्यूम नहीं करा है। ओके, देन नेक्स्ट वन, टैक्स रेट्स ऑन द गुड्स कवर्ड बाय GST आर डिसाइडेड बाय। अब टैक्स रेट जो लगाने होते हैं हमने उन गुड्स पे जो GST के अंडर कवर होते हैं उनको कौन डिसाइड करता है, अभी हमने देखा दैट आर डिसाइडेड बाय GST काउंसिल, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो। ओके, देन नेक्स्ट वन, SGST पार्ट ऑफ IGST इज कलेक्टेड बाय। अब जो IGST का SGST पार्ट होता है उसको कौन कलेक्ट करता है, अभी मैंने बताया इसके भी 2 पार्ट एक तरह से माने जाते हैं, CGST और SGST। CGST का पार्ट ले जाता है सेंटर, और SGST का जाता है उस स्टेट में जिसमें सेल हुई होती है, एक्चुअली जहाँ पे सप्लाई अकर होती है। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी, स्टेट टू विच दी सप्लाई अकर्स। बट अगर बात करी जाती है सिंपल इंट्रा स्टेट सेल्स, विद इन द स्टेट जो सेल हो रही होती है गुड्स और सर्विसेज की, उसमें अगर हमारा CGST और SGST होता, उसमें तो पता है कि SGST अब इसी स्टेट में हो रहा है करंट स्टेट में, तो वहीं पे जाएगा, और CGST तो सेंटर में ही जाएगा। बस IGST के केस में आपको याद रखना है कि SGST का पार्ट उस स्टेट में जाएगा जहाँ पे सप्लाई अकर
होती है, ना कि जहाँ से सेल एक्चुअल में अगर हुई। वही एग्जाम्पल अभी जैसे हमने देखा कि महाराष्ट्र से जम्मू कुछ सेल हो रही है, ठीक है, महाराष्ट्र से यहाँ पे हुआ तो IGST तो एप्लीकेबल हुआ, ठीक है। इसका CGST और SGST, CGST जाएगा सेंटर के पास और SGST जो होगा आप सोचोगे महाराष्ट्र के पास जाएगा, वो गलत हो जाएगा। एक्चुअल में सेल हुई जम्मू में तो जम्मू में ही उसका पार्ट भी जाएगा। ओके, चलिए। देन द इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन टैक्स इज टर्म्ड एज ऑप्शन ए कैस्केडिंग इफेक्ट, ऑप्शन बी टैक्स अवॉइडेंस, ऑप्शन सी टैक्स इविजन और ऑप्शन डी पिरामिड ऑफ टैक्सेशन। अब ऐसा इंसिडेंस मतलब सिंपल आप टर्म याद रखें, टैक्स ऑन टैक्स, इसके लिए मैंने आपको बताया था, इसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है दैट इज कैस्केडिंग इफेक्ट, या वी कैन से टैक्स कैस्केडिंग इफेक्ट। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। देन टॉकिंग अबाउट ऑप्शन बी, मैंने आपको बता दिया टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है। इट इज़ अ लीगल टर्म, हम लीगली अपने टैक्स को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, और टैक्स इवेजन होता है हम टैक्स को इवेट कर रहे हैं इन इलीगल मैनर। और पिरामिड ऑफ टैक्सेशन एज सच ऐसी कोई टर्म इसमें नहीं हमने पढ़ी। ओके, देन हाईएस्ट GST रेट एप्लीकेबल प्रेजेंटली इज, अभी हमने देखा था डिफरेंट रेट्स थे GST के, 0% हो गया, 5% हो गया, 12% हो गया, 18 हो गया और 28। ओके, तो हाईएस्ट अभी तक क्या गया है? 28%। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिवेलिंग रेट ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इन इंडिया इज। अब हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगता है, मैंने आपको बताया था इंडिया में अभी प्रिवेलिंग रेट उसका कितना चल रहा है, तो आपको सिंपल याद रखना है एज अ फैक्ट दैट इज 4%। बाद में चेंज होते रहते हैं, जैसे जैसे न्यू बजट आता है तो दे में चेंज द रेट्स, बट प्रेजेंटली देखा जाए तो एज ऑन टुडे वो चल रहा है 4%। ये 3% था पहले, तो बच्चे कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे कि 3% है। नो, ये पहले था प्रीवियस ईयर्स में, कुछ जो पहले थे ईयर्स, पुराने ईयर्स में था ये रेट चलता था, बट प्रेजेंटली न्यू रेट इज 4%। ओके, देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रिबेट अलाउड अंडर द सेक्शन 87A। अब 87A के अंडर आपको एक रिबेट मिलती है, और ये रिबेट क्या होती है कि अगर किसी पर्सन की इनकम 5 लाख से नीचे है या फिर 5 लाख है, तो उनको एक रिबेट मिलती है कि उनको 12,500 और डिडक्ट हो जाता है उसमें से 12,500, और एक्चुअल में जितना टैक्स होगा विच एवर इज लोअर, जो उनमें से कम होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? ऑप्शन बी, 12,500। देन नेक्स्ट, व्हाट डज HRA स्टैंड्स फॉर। ये मैंने आपको जब लेक्चर दिया था उसमें नहीं समझाया था, सिंपल एक जनरल टर्म याद रखें, HRA स्टैंड्स फॉर हाउस रेंट अलाउंस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी आपको उसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक अगर एब्रिवेशन के फॉर्म में आ जाए क्योंकि टैक्स से रिलेटेड है तो आप इसको याद रख लेना। ओके, then next one, which article of Constitution of India provides that no tax shall be levied or collected except by the authority of law। लॉ की अथॉरिटी के बिना कोई भी टैक्स लेवी नहीं कर सकता, चार्ज नहीं कर सकता, ना ही कोई कलेक्ट कर सकता है। तो दैट इज अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 265। इसको आप एज इट इज याद रखेंगे। ओके, देन हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ GST इन इंडिया। इंडिया में बात करी जाए तो फादर ऑफ GST हम किसको कंसिडर करते हैं? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे बी आपको पूछ लें तो याद रखना, दैट इज ऑप्शन बी, अटल बिहारी वाजपेयी। इनको हम कंसिडर करते हैं एज द फादर ऑफ GST, क्योंकि यही एक फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने अप्रूवल दिया था पहले GST के लिए, और GST की बात की थी कि इट शुड बी एप्लीकेबल, इसको लाया जाए। ओके, देन ये जो वल्लभ भाई पटेल है, स्टिल मैं आपको बता देती हूँ जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, ये है आयरन मैन ऑफ इंडिया। और महात्मा गांधी आपको पता है दैट इज फादर ऑफ नेशन। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQs थे ऑन द टॉपिक टैक्सेशन। आई होप आप सबको ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, एंड डू मेंशन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा देन वीडियो को लाइक करना मत भूलना, एंड इफ समवन इज न्यू टू द चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। सो स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।